Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in the Dami classes. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in my YouTube channel. तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चल रहे हैं डिस्कस करने क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विथ अ बास्केट। इसकी पहले की वीडियो में मैंने आपको दो पैराग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब उसके आगे के जो पैराग्राफ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो फटाफट से पूरी वीडियो को देखिएगा और पूरी तरह से समझ में आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले वे लोग जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को करें सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन को, जिससे आप आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो और हम आगे पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, आपका पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। द गंगा वाज ब्राउन शील्ड शॉलन विथ फ्लड वाटर्स। गंगा का रंग मटमैला था। गंगा का रंग, देखो इसका मीनिंग क्या है। द गंगा वाज ब्राउन शील्ड, गंगा का रंग जो था वो मटमैला था। शॉलन विथ फ्लड वाटर्स, वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी। गंगा का रंग मटमैला था, वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो इनरेटिंग 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इसके बाढ़ का जो पानी था वह, देखो क्या कह रहा है, 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इसका बाढ़ का पानी हजारों एकड़ फैले हुए चावल के खेत को डुबोता था। पूरा अर्थ सुनेंगे कि गंगा का रंग मटमैला था, वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी और इसके बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ चावल के खेत डूबे हुए थे। इतनी उसकी पूरी मीनिंग है। कहाँ तक कि इट ओवरफ्लो इनफ्लोडिंग 1000 ऑफ एक्रेसिस ऑफ राइस। इसके बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ जो है खेत, चावल के खेत वो डूबे हुए थे। टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। उत्तरी दिशा में घास के अविच्छिन्न रूप से जंगल थे। मतलब कि घास के जंगल थे जिसमें घास बहुत दूर तक फैली हुई थी। हायर देन अ मैन्स हेड, और जो घास की ऊंचाई थी वो कैसी थी, हायर देन अ मैन्स हेड, एक आदमी के सिर से भी ऊंची। एंड अनब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर एंड ओसेंशियल क्लम्प ऑफ ट्रीज द होम ऑफ टाइगर्स, जिसकी ऊंचाई आदमी के सिर से ऊंची थी। यहाँ तक की पूरी मीनिंग आपको समझ में आई होगी। उसके आगे जब चलते हैं तो क्या कहा जा रहा है, अनब्रोकन एक्सपोर्ट फ्रॉम एन एसोसिएशन क्लम्प ऑफ ट्रीज, जिसमें हम कह सकते हैं जिसके बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट थे। क्या थे, एवरी, यहाँ का पूरी मीनिंग क्या देखिए फिर से, अनब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर एन ओसेशियल क्लम्प ऑफ ट्रीज द होम ट्रीज, यहाँ तक का पूरा मीनिंग। अनब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर एन ओसेंशियल क्लम्प ऑफ ट्रीज, इसके अब जिसके बीच बीच में पेड़ों के झुरमुट थे। इसका यहाँ तक का मीनिंग, एक्सपेक्ट फॉर एन एसेंशियल क्लम्प ऑफ ट्रीज, जिसके बीच बीच में पेड़ों के झुरमुट थे। द होम ऑफ टाइगर्स, घर था किसका, पेड़ों के झुरमुट थे, वे घर थे या कह सकते हैं निवास स्थान थे किसके, टाइगर्स, चीतों, एलिफेंट्स, हाथियों, पैथन्स, अजगरों, कोबरास एंड नागों। मतलब कि इसके बीच में जो है बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट थे जो चीता और हाथियों, अजगरों और नागों के घर का कार्य करते थे, घर थे। पूरा मीनिंग फिर से यहाँ से शुरू से समझ लेते हैं। गंगा का रंग मटमैला था, वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी और इसके बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ चावल के खेत डूबे हुए थे। उत्तरी दिशा में जंगलों का विस्तार था और वहाँ पर लंबी लंबी घास फैली थी जिसकी ऊंचाई आदमी के सिर से अधिक थी। जिसके बीच बीच में पेड़ों के झुरमुट थे जो बाघों, हाथियों, अजगरों और नागों के घर हुआ करते थे। There was flat and running to the horizon but dotted here and there by the scattered banyan trees or by rows of pakar trees। पूरा मीनिंग फिर से सुनना, एक एक वर्ड पे जाया करो। एवरीवेयर एल्स देयर वाज अ फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजन। देखिए इसकी पूरी मीनिंग क्या है कि बाकी जो स्थल थे सपाट मैदान ही थे,
इसका पूरा इसका अर्थ समझना खाली। एवरीवेयर इल्स मतलब कि इन सबको छोड़ करके, जो आपने पहले ऊपर पढ़ा कि झुरमुट थे पेड़ के जो नागों के घर हुआ करते थे, यहाँ की मीनिंग ये है कि एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजन, और बाकी स्थलों पर सपाट मैदान थे जो दूर क्षैतिज तक विस्तृत दिखाई पड़ते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजन, बाकी स्थलों पर सपाट मैदान थे जो दूर तक विस्तृत रूप से दूर से क्षैतिज रूप में विस्तृत दिखाई पड़ते थे। बट डॉटेड हियर, लेकिन बीच बीच में, एंड बट डॉटेड हियर, लेकिन बीच बीच में, बीच बीच में क्या था, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द स्कैटर्ड बनियान ट्रीज, बरगद के पेड़ थे। बीच बीच में यहाँ बरगद के पेड़, स्कैटर्ड बनियान ट्री एंड बाय रॉज ऑफ पाकर ट्रीज, और पाकर के पेड़ थे। मतलब कि यहाँ का इसका अर्थ जो है पूरी लाइन का ये होगा, एवरीवेयर इज देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजन, बाकी स्थलों पर सपाट मैदान थे जो क्षैतिज रूप से विस्तृत दिखाई पड़ते थे। बट डॉटेड हियर, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर बने बरगद के पेड़ और रोज ऑफ पाकर ट्रीज, पाकड़ पेड़ की पंक्तियां, जो कि पाकड़ पेड़ की पंक्तियां काफी दूर तक फैली हुई थी। शेप्ड लाइक इल्म्स, इसका अर्थ क्या होगा, शेप्ड लाइक इल्म्स, जो मतलब कि पेड़ों की जो पंक्तियां थी वो उनका जो शेप था वो कैसे था, इल्म्स के तरह था। इल्म्स एक इल्म पेड़ की तरह दिखाई पड़ते थे, ये कह सकते हैं पाकड़ के पेड़ थे जो लगता था, देखने में लगता था कि ये इल्म्स के पेड़ हैं, शेप्ड लाइक इल्म्स, जिनका आकार इल्म्स की तरह लगता था। इल्म्स एक पौधा होता है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है, ट्विस्टेड का मतलब ये होता है घुमावदार मोटाई, मतलब कि ट्विस्टेड का मतलब होता है घुमावदार, थिक मीन्स मोटाई, ट्रंक्स मीन्स क्या होता है तने, जिसके तने क्या थे, जिसके तने घुमावदार मोटे थे, जिसके तने घुमावदार मोटे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम टू द साउथ वेस्ट, हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ, दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म और तर हवा बह रही थी। तर मतलब कि ह्यूमिड एयर का मतलब होता है तर हवा। साउथ वेस्ट से, साउथ से मतलब कि दक्षिण से पश्चिम की तरफ, हॉट मतलब गर्म और तनु हवा बह रही थी, गर्म हवा बह रही थी। दक्षिण और पश्चिमी ओर से गर्म और तर हवा बह रही थी। आगे चलते हैं तो आता है कि monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, इसका अर्थ समझना। monkeys बंदर, some of them mothers with babies clinging to him, बंदर जिसमें से कुछ बंदर होती थी, बंदरियां होती थी, बंदर जिसमें कुछ बंदरियां होती थी जिनके साथ उनके बच्चे चिपके हुए थे एंड राइडिंग, और उनकी सवारी करते रहते थे। मतलब यूँ कह सकते हैं, इसकी पूरी मीनिंग ये होगी कि बंदर, उनमें से कुछ बंदरियां भी होती थी जिनके पेट पे बच्चे चिपके होते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर आगे चलते हैं। राइडिंग अंडरनीथ, स्वेग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, स्वेग ऑफ मीन्स जंप करना, स्वेग ऑफ का मतलब होता है जंप। ओके, तो जो स्टेशन से पेड़ों से कूद कर स्टेशन पर आते थे, किस लिए, लुकिंग फॉर फूड, भोजन के लिए। बंदर जिनमें कुछ बंदरियां भी होती थी जिनके पेट पर बच्चे चिपके होते थे और उनकी सवारी करते रहते थे, वे पेड़ से कूदकर स्टेशन पर आ जाते थे फॉर फूड, भोजन की खोज में। आगे चलते हैं। द villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. जिन गांवों से होकर हम गुजरे थे उनकी दीवारें गोबर और कच्ची मिट्टी से बनी हुई थी। The villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. जिन गांवों से हम होकर गुजरे थे उनकी दीवारें मिट्टी और गोबर, मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से मिलकर बनी थी। Their peaked roofs were thatched bundle of grass tied to a bamboo poles. मतलब कि इसका पहला वर्ड का मीनिंग समझना, जो पहला आपका है। Their peaked roofs were thatched. उनकी नोकदार छतों पर
उनकी नोकदार छतों पर छप्पर थे। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैटिस्ड, मतलब उनकी नोकदार छतों पर वर थैटिस्ड, उनके नोकदार छतों पर छप्पर थे। बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के गट्ठर, गट्ठर समझते हैं ना, मतलब कि जो गठरी होती है, घास, ये कह सकते हैं घास के बंडल, घास के बंडल थे। टाइड टू अ बम्बू पुल्स, जो एक बांस के खंबे में बंधे हुए थे। स्टेटस अक्रॉस द रेफ्टर्स, और जो ढलुआ बल्लियों पर फैले हुए बांस जिन पर घास के बंडल बंधे होते थे। आगे की मीनिंग है दैट डे, आगे चलते हैं, दैट डे द पंपकिन वाइन्स, उस दिन, पंपकिन वाइन्स मतलब पंपकिन मीन्स होता है कद्दू, कद्दू की बेला, क्या कह सकते हैं कद्दू की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उन छतों के ऊपर उगी होती थी, वर इन ब्लम, एंड उस दिन खिली हुई थी। ब्लम मीन्स होता है खिला होना। टेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेड वॉल्स, और उस दिन खिली हुई थी और जो पीले रंग की टेढ़े मेढ़ी रेखाएं जैसी लग रही थी। पूरा थोड़ा मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से सुनना। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, उस दिन द पंपकिन वाइन्स जो दैट ग्रीव ओवर देम, कद्दू की लताएं जो उन घरों पर उगी हुई थी, उन घर की छप्परों पर उगी हुई थी, उस दिन उनके फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर रेड वॉल्स, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पीले रंग की टेढ़े मेढ़ी रेखाएं हों। एक बार पूरे पैराग्राफ की मीनिंग केवल सुनना। चलिए फटाफट से सुन लेते हैं एक बार इसकी जो मीनिंग है। गंगा का रंग मटमैला था, वह बाढ़ के पानी से उफल रही थी, और इसके बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ चावल के खेत डूबे हुए थे। उत्तरी दिशा में जंगलों का विस्तार था। अविच्छिन्न रूप से लंबी लंबी घास फैली हुई थी, जिनकी ऊंचाई आदमी के सिर से भी अधिक होती थी, जिनके बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ों के झुंड थे, जो बाघ, हाथियों, अजगरों व नाग के शरणास्थली थे। आगे चलते हैं फिर से। बाकी स्थलों पर सपाट मैदान ही थे, जो दूर क्षैतिज तक विस्तृत दिखाई पड़ते थे, लेकिन बीच बीच में यहाँ वहाँ बरगद के पेड़, पाकड़ के पेड़, जिनकी पंक्तियाँ एल्म पेड़ की तरह दिखाई देती थी, और उनके तने घुमावदार और मोटे थे। आगे चलते हैं। दक्षिण से पश्चिम की तरफ गर्म हवा बहती थी। स्टेशनों पर खाने की खोज में बंदर पेड़ से उछलकर आ जाते थे। उनमें से कुछ बंदरियां भी होती थी, जिनके पेड़ पर उनके बच्चे चिपके होते थे। जिन गांवों से होकर हम गुजरे थे, उनकी दीवारें गोबर और कच्ची मिट्टी से सनी हुई थीं। उनकी नोकदार छतों पर छप्पर थे, ढलुआ बल्लियों पर फैले हुए बांस जिन पर घास के बंडल बंधे हुए थे, छप्परों पर फैली हुई कद्दू की बेला, और पर उस दिन फूल खिले थे, और वे मटमैली मोटी दीवारों पर लटकी हुई पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसी लग रही थी। तो चलिए, तो आज के इस पैराग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया। काफ़ी लॉन्ग पैराग्राफ है, हार्ड भी है, काफ़ी सारे इसमें वर्ड्स हैं जिनकी आपको मीनिंग नहीं याद है। तो सबसे पहले आप मीनिंग लर्न करिएगा। अगर आपको कोई मीनिंग समझ में नहीं आती तो आप गूगल कर सकते हो, क्रोम आप सर्च कर लीजिएगा, और उसके बाद इस वीडियो को देखना, और अच्छे से मीनिंग लर्न करने के बाद आपको ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। तो चलिए फटाफट से आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थोड़ा बड़ा पैराग्राफ था, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको समझने में। आगे के पैराग्राफ के लिए फिर मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए द डायमिंग क्लासेस के साथ। वे लोग जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले आपने मेरे चैनल को कभी नहीं देखा था, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले करना वीडियो को लाइक, उसके बाद रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, आप कर देना चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद आप बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी, और आप जुड़ जाओगे द डायमिंग क्लासेस के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। तो फटाफट से देख लीजिएगा इस वीडियो को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एट लास्ट, और बने रहिए द डायमिंग क्लासेस के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।